प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने क्लास 4 का एक पाठ जिसका नाम है फूट का फल लेकर आया हूँ। बच्चों, ये कहानी है दो बिल्लियों की जो हमेशा एक दूसरे से लड़ती रहती थी। और एक बार की बात है, ये दोनों एक कमरे में घुसी जहाँ पे डबल रोटी का एक टुकड़ा पड़ा था। काली बिल्ली ने कहा कि मेरी नाक बताती है कि रोटी कहीं आसपास ही है। भूरी बिल्ली की निगाह भी रोटी पर पहले पड़ी। वह कहने लगी कि कोई आ न जाए। काली बिल्ली ने कुछ नहीं कहा और उसने झपट कर रोटी उठा ली। लेकिन भूरी बिल्ली ने रास्ता रोक दिया। कहा कि रोटी लेकर कहाँ जा रही हो? अगर मैं न बताती तो क्या तुम्हें रोटी मिल पाती? इस तरह से काली बिल्ली और भूरी बिल्ली में आपस में लड़ाई होने लगी। तभी वहाँ से एक बंदर गुजर रहा था। उसने देखा इन दोनों को लड़ते हुए। तब उस बंदर ने कहा कि मैं तुम लोग का झगड़ा निपटा देता हूँ, फैसला कर देता हूँ। तब बंदर एक तराजू लाया और उसने रोटी के 2 टुकड़े किए और दोनों पल्ले पर दोनों टुकड़े को रख दिया। उसने भारी हुए टुकड़े का कोना तोड़ा और खा लिया। तब कहने का मतलब यह है कि जो टुकड़ा भारी होता था उसमें से तोड़कर वो हल्के टुकड़े की तरफ नहीं रखता था, बल्कि उसे खा लेता था। इस तरह से रोटी के टुकड़े लगातार छोटे होते गए। तब बिल्लियाँ बंदर की चालाकी समझ गई और बिल्लियों ने कहा कि अब भाई एक काम करो, बचे खुचे टुकड़े हमें दे दो, हम लोग आपस में बांटकर खा लेंगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमेशा 2 की लड़ाई में तीसरे का फायदा होता है। कुछ प्रश्न उत्तर है जो इस तरह से है। किस बिल्ली की निगाह रोटी पर पहले पड़ी? इसका उत्तर होगा भूरी बिल्ली की निगाह रोटी पर पहले पड़ी। कौन सी बिल्ली ने रोटी पहले उठाई? काली बिल्ली ने रोटी पहले उठाई। बंदर तराजू क्यों लाया? बंदर रोटी बांटने के लिए तराजू लाया। बंदर की चालाकी बिल्लियों की समझ में कब आई? इसका उत्तर है बंदर रोटी का टुकड़ा धीरे धीरे खाकर छोटा करते जा रहा था, तब उसकी चालाकी बिल्लियों के समझ में आई। बिल्लियों द्वारा रोटी के बचे खुचे टुकड़े मांगने पर बंदर ने क्या कहा? इसका उत्तर है बिल्लियों द्वारा रोटी के बचे खुचे टुकड़े मांगने पर बंदर ने कहा कि तुम फिर लड़ोगी, इसलिए लड़ाई खत्म करने के लिए मैं बची हुई रोटी भी खा लेता हूँ। अब आपके सामने है पाठ 9, जिसका नाम है गंगा की कहानी। यानी इस पाठ में आप बताया गया है कि गंगा किस तरह से पृथ्वी पर आई। पुराने समय में सगर नाम का एक राजा थे जो कि बहुत ही प्रतापी थे, लेकिन अब वो चक्रवर्ती राजा बनना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। इस यज्ञ का नियम था कि यज्ञ के बाद घोड़े को छोड़ दिया जाता और जो कोई भी उस घोड़े को पकड़ता उसके साथ सगर की लड़ाई होती, और उस लड़ाई में अगर सगर जीत जाते तो वो चक्रवर्ती राजा माने जाते। सगर के 60,000 पुत्र थे और इंद्र ने क्या किया कि यज्ञ के घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्र ढूंढते ढूंढते वहां गए और उन्हें लगा कि मुनि ने घोड़े को बांध रखा है, इसलिए उन्होंने मुनि से कहा कि हम लोग के साथ युद्ध कीजिए। बुरा भला भी कहा उन्होंने। गुस्से में आकर कपिल मुनि ने सारे राजकुमारों को भस्म कर दिया। यह समाचार सगर को मिला तो उनके शोक की सीमा न रही। तब उनका पोता अंशुमान मुनि के आश्रम में गया, माफी मांगा। राजकुमारों की मुक्ति भी अंशुमान चाहते थे, लेकिन कपिल मुनि ने कहा कि इनकी मुक्ति तभी होगी जब गंगा इनके भस्म से होकर बहेगी, और उन्होंने यह भी बता दिया कि गंगा भी ब्रह्मा के कमंडल में बंद है। आगे चलकर अंशुमान के बाद राजा दिलीप गद्दी पर बैठे। उन्होंने बहुत तपस्या की ब्रह्मा को मनाने के लिए, लेकिन ब्रह्मा खुश नहीं हुए। तब अंत में भगीरथ राजा बने और उन्होंने जाकर हिमालय पर तपस्या की, और उनकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा को आजाद कर दिया। भगीरथ ने के तपस्या के कारण ही गंगा पृथ्वी पर आई, इसलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। कुछ प्रश्न उत्तर भी है। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ क्यों किया? राजा सगर चक्रवर्ती राजा बनना चाहते थे,
इसलिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। इंद्र ने यज्ञ के घोड़े को कहाँ बांध दिया? इंद्र ने यज्ञ के घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। मुनि ने राजकुमारों की मुक्ति का क्या उपाय बताया? मुनि ने राजकुमारों की मुक्ति का उपाय बताते हुए कहा कि जब गंगा की धारा इनके भस्म से होकर बहेगी तभी इनकी मुक्ति होगी। अंत में प्रश्न है, गंगा को भागीरथी क्यों कहते हैं? इसका उत्तर है, राजा भगीरथ की तपस्या के कारण ही गंगा पृथ्वी पर आई, इसलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है।